हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 9 को, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को पढ़ने से पहले आप चैप्टर 8 को अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसको एक बार रिवाइज कर लें, तब आपको यहाँ पर एक तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पर मैंने वेरिएशन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें समझाई हैं, रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें समझाई हैं। तो अगर वो सारे बैकग्राउंड्स आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए, चैप्टर का नाम तो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लेकिन यहां पर हमारा जो इवोल्यूशन टॉपिक है ना, ये हमारे सिलेबस से आउट है। तो इसलिए हमें पूरी तरीके से फोकस करना है किस पे, हेरिडिटी पे, यानी कि यही टॉपिक हमें पढ़ना है, यही टॉपिक समझना है। अब यहां पर अगर हम लोग शुरू करें चैप्टर, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है, वही सारी बेसिक्स बातें बताई गई हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। यहां पर यही चीज कहा गया कि देखिए, जो रिप्रोडक्शन होता है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, नए इंडिविजुअल का जन्म होता है जो कि अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है, पेरेंट्स से सिमिलर होता है, लेकिन उसमें सटल डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर बात करें तो जैसे आप खुद को ही देख लें तो आप जो हैं बिल्कुल अपने माता पिता जैसे दिखते हैं, कि जैसा आपका फेस है, बॉडी स्ट्रक्चर है, कैसा है, जैसा कि आपके माता पिता का है। लेकिन आप में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब कि आपका चेहरा एकदम फोटोकॉपी आपके माता पिता जैसा नहीं है। लोग आपको कहते होंगे कि यार तुम अपने माँ पर गए हो, तुम अपने पिताजी पर गए हो, तुम्हारा बॉडी पिताजी जैसा है, चेहरा माँ जैसा है, नाक जो है पिताजी जैसा है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आप सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन आप उनके फोटोकॉपी नहीं है। थोड़ा सा आप में और आपके पेरेंट्स में डिफरेंस है, यही चीज। और हमने पिछले चैप्टर में यह भी देखा था कि जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर भी वेरिएशन होता है। तो वहां पर वेरिएशन कैसे होता है भाई, तो पिछले चैप्टर में हमने डीएनए रेप्लिकेशन की बात की थी, कि जब डीएनए का कॉपिंग होता है तो उस समय डीएनए में कुछ एरर आ जाते हैं, कॉपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, डीएनए में वेरिएशन आ जाता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। अब यहां पर ये जो आपका वेरिएशन है, ये वेरिएशन आपको कहां देखने को मिलता है, जब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर कैसा वेरिएशन होता है, यही वेरिएशन होता है जो कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन में एरर होता है उसकी वजह से। लेकिन उसके मुकाबले जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डीएनए रेप्लिकेशन वाला वेरिएशन तो हो रहा है, साथ में एक और चीज होता है कि भाई जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स दोनों, दो पेरेंट्स से गुण आ रहे हैं तो दोनों के वेरिएशन मिल जाते हैं और कई गुना बढ़ जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन ज्यादा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होगा। क्यों कम होगा भाई? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन वाला वेरिएशन होता है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है, जो आपके दो पेरेंट्स हैं दोनों के वेरिएशन एक साथ मिल जाते हैं एक नए बेबी में। ठीक है, तो यहां पर इस चैप्टर में यही चीज को हमें समझना है कि भाई वेरिएशन कैसे होता है, क्या होता है, जो गुण है माता पिता के वो बच्चों में कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे जो पेरेंट्स से उन जो बच्चा होगा वो पेरेंट के सिमिलर होगा, ये सारी चीजें हमें यहां पर समझनी है। अब यहां पर ये टॉपिक जो है ना, टॉपिक क्या है भाई, टॉपिक है 9.1। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा बेसिक पिछले चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को आगे की चीजें समझने में आसानी हो। और यहां पर कई सारे क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे जो कि यहां पर हैं, पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको पिछले चैप्टर में समझाया गया है। तो वहां पर जरा सा हम लोग देख लेते हैं पिछला चैप्टर क्या है हमारा। तो पिछला चैप्टर हमारा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। जैसे कि इंसान का बच्चा क्या होगा, इंसान होगा, बंदर का बच्चा बंदर, रकून का बच्चा रकून, इसके अलावा पंछी का बच्चा पंछी होगा। क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ये तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें मेन फोकस किस चीज पे करना है, वेरिएशन पे करना है। तो वेरिएशन हमने देखा था कि वेरिएशन कैसे होता है। वेरिएशन होता है आपका, एक रीजन होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने के लिए हमने एक चीज पढ़ा था, क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की बात की थी कि सेल डिवीजन आपका दो प्रकार का होता है। सेल डिवीजन दो प्रकार का, पहला कौन सा होता है, माइटोसिस होता है, और दूसरा क्या होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस कहां होता है भाई, माइटोसिस आपके शरीर के जितने भी सेल्स हैं वहां पर माइटोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में आपका जो आपके
रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, यानी कि जो स्पर्म है, ओवम है, वो बनता है आपका। और यहां पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि जब माइटोसिस होगा तो जो पेरेंट है उसमें जितना क्रोमोसोम है उतना ही क्रोमोसोम आपका दोनों संतानों में होगा। जैसे कि अगर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है तो उसके बाद जो दो आपको न्यू सेल्स बनेंगे, एक सेल से दो सेल बनेगा, वो कितना होगा? 46 होगा, दोनों में 46 होगा। मायोसिस में इसका उल्टा होता है, मतलब इससे थोड़ा सा अलग होता है कि अगर पेरेंट्स में 46 है तो जो डॉटर सेल बनेगा उसमें 23 होगा और 23 होगा। अब 23 होगा, या तो स्पर्म होगा या तो ओवम होगा। ठीक है, ये तो आप एक तरीके से समझ गए थे। अब वहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो माइटोसिस वाला आपका डिवीजन होता है, ये आपको इंसानों के ये सेल्स के अलावा कहाँ होता है? ये आपको जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह जो होता है उसमें जो आपको सेल डिवीजन वगैरह होता है वो इस प्रकार का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस वाला होता है। मियोसिस वाला कहाँ होता है? जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिन ऑर्गेनिज्म में, वहां पर आपका मियोसिस होगा, जिससे कि क्या होगा? आपका एक तरीके से रिप्रोडक्टिव सेल बनेगा, जर्म सेल जिसको कि हम कहते हैं, स्पर्म या फिर ओवम बनेगा। इसमें क्या होता है? आधा संख्या होता है आपके किस चीज का? आधा संख्या होता है आपके क्रोमोसोम का। ठीक है, ये आपका बेसिक क्लियर हो गया। ये क्या है? मियोसिस है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम कहां होता है भाई? तो ये हमारा सेल हो गया, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम हमारा बना हुआ होता है डीएनए प्लस में प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से। वहां पर हमने देखा था कि भाई डीएनए क्या होता है? डीएनए एक तरीके से हमारे शरीर के स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन रखता है कि भाई हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, मतलब शरीर का ब्लूप्रिंट रहता है डीएनए में। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब क्रोमोसोम की बात करें तो इंसानों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भाई 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये कुल मिलाकर 23 पेयर में होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। 23 इंटू 2 क्या हो गए? 46। अब यहां पर इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं? इमेज में आप देखने पा रहे हैं 46 क्रोमोसोम आपके सामने हैं, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आपका कुल मिलाकर 22 पेयर हो गए। और इसके बाद जो लास्ट पेयर होता है वो आपका होता है सेक्स के लिए, कि मतलब जो नया बच्चा जन्म लेगा उसका सेक्स मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इस चीज के लिए होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इसमें एक और चीज हमने पढ़ा था कि जो आपका ये सेल डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर को मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो ये क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन कैसे किया जाता है? ये किया जाता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन से, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? तो भाई हमने देखा कि एक आपका सेल है, उससे क्या बनना है? दो सेल बनना है। अगर माइटोसिस हो रहा है तो भाई पेरेंट में 46 क्रोमोसोम थे और यहां पर भी डॉटर में भी 46 होने चाहिए दोनों में। तो यहां पर 46 अगर है और दो नए सेल बनाने हैं तो मतलब हमें 46 दो बार चाहिए, और है हमारे पास 46। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्या करना होगा? डीएनए बनाना होगा, डीएनए को बढ़ाना होगा, दुगना करना होगा। तो दुगना कैसे होता है? तो उसके लिए सबसे पहले तो आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसमें कि दो स्ट्रैंड होते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक आपका स्ट्रैंड ये है और दूसरा ये है, तो दो स्ट्रैंड है। अब क्या होगा सबसे पहले कि भाई ये डीएनए है, डीएनए सिंपल अपना मस्ती से कहां बैठा हुआ है? न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि भाई बात आया कि अब करना है सेल डिवीजन, क्रोमोसोम को आधा आधा करना है, मतलब कि दो नए डॉटर सेल बनाने हैं। तो ये क्या करेगा? डीएनए डिवाइड होना शुरू करेगा। दो स्ट्रैंड है ना, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होने लगेंगे, दोनों लाइंस अलग अलग होने लगेंगी। जैसे कि यहां पर दो एक साथ थे, एक धारा इधर चला जाएगा, एक आपका स्ट्रैंड इधर चला जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और डीएनए में कोडिंग होता है। कोडिंग यहां पर जैसे कि देख सकते हैं कि क्या है? ए के साथ टी है, सी के साथ जी है, जी के साथ सी है, टी के साथ ए है। ये आपका कोडिंग है, ये कंप्लीमेंट्री कोडिंग होता है। कंप्लीमेंट्री कोडिंग कहने का मतलब कि हमेशा ए के साथ टी ही होगा, सी के साथ जी ही होगा, सी के साथ जी के साथ सी ही होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ये कंप्लीमेंट्री कोडिंग है। ठीक है, अब यहां पर जब ये आपका डीएनए क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग अलग हो जाते हैं, तो ये अपना कंप्लीमेंट्री बनाना शुरू करता है। जैसे कि यहां पर देखिए,
यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले ये एक साथ था, अब ये अलग अलग हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका ए है तो ए के साथ यहां पर अब उसका कंप्लीमेंट्री बन जाएगा, टी आ जाएगा। जी है तो यहां पर सी आ जाएगा, टी है तो ए आ जाएगा। इस तरीके से अपना पैरेलल को बनाएगा और इस तरीके से अलग अलग होकर क्या हो जाएगा, दो यहां पर डीएनए बन जाएंगे। देख सकते हैं एक साथ था, दोनों अलग अलग होने लगे, अलग अलग हुए तो यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होने लगा, डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है वो अपना पैरेलल बनाने लगा और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन करके दो अलग अलग डीएनए बन गए। अब दो अलग अलग डीएनए बन गए तो उसके साथ में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन में क्या होगा कि भाई दो अलग अलग डॉटर सेल बन जाएंगे और इससे एक सेल इधर दूसरा सेल इधर, दोनों में क्रोमोसोम भी आ गया, डीएनए भी आ गया और साथ में जो पूरा आपका सेलुलर एपरेटस है वो भी आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, जो कि एक तरीके से यहां पर क्या होता है, वेरिएशन। वेरिएशन कैसे होता है, अब भाई देखो यहां पर ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन आपका होता है एक तरीके से बायोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए। अब यहां पर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस का कोई गारंटी नहीं है, यहां पर मिस्टेक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट फोटोकॉपी बनेगा, ऐसी बात नहीं है। यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कई बार आपका एरर हो सकता है, जैसे कि यहां पर ए के साथ टी है तो गलती से यहां पर ए के साथ जी लग गया, मिस्टेक हो गया। सी है जी है तो यहां पर ए आ गया, ये मिस्टेक हो गया। तो जब इस तरीके का ऐसा कोई चेंज होगा तो यही हमारा क्या होता है, वेरिएशन होता है। यहीं से आपका वेरिएशन की शुरुआत होती है और इसी चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग चैप्टर पर वापस लौटें तो यहां पर हमारा टॉपिक क्या आ जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये जो वेरिएशन होता है ये एक्युमुलेट करता है। अब एक्युमुलेट करता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो भी है हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पारा, फिर मैं आपको ये चीज समझा देता हूं, ठीक है। यहां पर कहता है कि इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सटल चेंजेस इनटू इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि देखिए जब आपका इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस मतलब क्या, आपने सुना होगा कि भाई वो आदमी जो है ना वो अपना प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी अपने माता पिता से अपने पास ले रहा है। उसी तरीके से यहां पर जब हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी में बात करते हैं तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि वो सारे कैरेक्टर्स, वो सारे गुण, वो सारे बायोलॉजिकल फीचर्स जो कि पेरेंट में हैं वो कहां आते हैं, उनके संतान में आते हैं, प्रोजेनी में आते हैं। जैसे कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे पेरेंट्स अगर इंसान है तो इंसान के क्या होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंख होते हैं, नाक होते हैं, मुंह होते हैं, कान होते हैं। ये क्या है, गुण है। और यही गुण क्या होगा, संतान में भी आ जाएगा। और ये तो मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल दिए, बहुत डिटेल में भी आपके बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे कि बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, हाइट जितना होगा पेरेंट का उसी के लगभग आपके संतान का हाइट होगा। जैसा स्किन कलर पेरेंट का होगा वैसा ही संतान का होगा। जैसा दांत होगा पेरेंट का वैसा ही दांत होगा। आंख जैसा पेरेंट का होगा वैसा ही आंख होगा। ये क्या है, ये एक तरीके से पेरेंट का गुण कहां आता है, संतान में आता है। और जब इस तरीके का इनहेरिटेंस होता है तो जो चेंजेस पेरेंट में हो चुके थे, मतलब कि पेरेंट के भी पेरेंट जो थे उनमें जब आपका क्या हो रहा था, सेल डिवीजन वगैरह मियोसिस वाला हो रहा था जर्म सेल बनाने के लिए, तो कुछ भाई चेंज हो गया होगा। जो वहां पे गुण चेंज हुए, जो वहां पे कैरेक्टर में बदलाव हुआ, मतलब क्या हुआ, वेरिएशन हुआ, वो आ गया पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट में। अब पेरेंट में भी कुछ अगर चेंज आ गया तो वो आ गया कहां, प्रोजेनी में, संतान में। यहां पर जैसे कि दिखाया गया है, इस इमेज से समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक क्या है, पेरेंट है, इसके दो संतान हुए, एक यहां पर दूसरा यहां पर। अब इसमें देखिए यहां पर पेरेंट से आपको संतान में कुछ अंतर दिख रहा है। जी हां, यहां पर ये वाला हिस्सा ब्लू है लेकिन ये वाला हिस्सा लाल है। यहां पर ये वाला हिस्सा ब्लू है लेकिन यहां पर ये वाला हिस्सा ग्रीन है। तो क्या है ये एक प्रकार का वेरिएशन है जो कि पेरेंट से अलग है। बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, सब चीज सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि कलर में ये वाला, इस बॉडी पार्ट के कलर में डिफरेंस आ गया, इस बॉडी पार्ट के कलर में डिफरेंस आ गया। ये क्या है, ये एक प्रकार का वेरिएशन है। लेकिन जब आगे चलकर ये ऑर्गेनिज्म अपने संतान पैदा करेगा ना, तो ये जो आपका वेरिएशन है ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। ये वेरिएशन अब चला जाएगा अपने जो नया ऑर्गेनिज्म है उसमें चला जाएगा और उसमें ये नॉर्मल चीज बन जाएगा। समझ गए, मतलब कि एक बार अगर पूरे स्ट्रक्चर में
एक के बाद दूसरा संतान, फिर उसका संतान, फिर उसका संतान, तो यहां पर इससे इसमें जो चेंज आ गया वो फिर परमानेंट हो गया, वो यहां से नेक्स्ट में भी ट्रांसफर होगा, और फिर जब ये अपने नए संतान बनाएगा तो वहां पर भी ट्रांसफर होगा, और उसके बाद भी ट्रांसफर होगा। तो यहां पर यही चीज कहा जा रहा है कि जब वेरिएशन होता है तो वेरिएशन क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। मतलब कि एक बार पेरेंट से संतान में गया तो फिर वो संतान उसको रिवर्स नहीं कर सकता है, प्रोजेनी उसको रिवर्स नहीं कर सकता है, वो फिर कहां जाएगा, वो फिर अगले संतान में जाएगा, फिर उसके अगले संतान में जाएगा। तो इस तरीके से चीजें कही जा रही है। तो यहां पर कहता है कि नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। वही चीज कि क्या हुआ, यहां पर अगर कुछ वेरिएशन है तो वो यहां पर पहुंच गया, अब यहां पर इसमें कुछ वेरिएशन आ गया तो दोनों वेरिएशन यहां पहुंच गए। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर भी इस हिस्से में वेरिएशन आ गया है, तो 3 वेरिएशन हो गया, अब तीनों वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो मतलब क्या कि जैसे जैसे पेरेंट से प्रोजेनी, फिर पेरेंट से प्रोजेनी, पेरेंट से प्रोजेनी होता है, वैसे वैसे 4 वेरिएशन हुए 4 जनरेशन में, तो अगले में चारों जाएंगे। मतलब क्या होगा, ये एक तरीके से इनहेरिट होता है, चाहे वेरिएशन 10 जनरेशन पीछे है या 20 जनरेशन, वो आपका लगातार नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहें तो यही चीज समझाया जा रहा है कि जो 9.1 फिगर है वो एक ऐसा सिचुएशन दिखा रहा है जहां पर कि सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे कि कोई बैक्टीरियम है वो डिवाइड कर रहा है, तो उससे जो 2 बैक्टीरिया बनेंगे वो आगे चलकर क्या बनाएंगे, 4 बैक्टीरिया बनाएंगे, जो कि एग्जाम्पल में इसको बैक्टीरिया माना गया है। तो वो क्या होगा, वो आपको पेरेंट से सिमिलर होंगे। ये सारे जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये सारे आपके पेरेंट से सिमिलर हैं, लेकिन साथ में क्या है, जो वेरिएशन पेरेंट में आ गया वो वेरिएशन आपके संतान में भी आता है, और फिर वो अपने संतान में, फिर उसके संतान में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। समझ गए। अब यहां पर कहता है कि देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। हमने ऊपर देखा डीएनए रेप्लिकेशन, अभी तुरंत मैंने एग्जांपल दिखाया कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तब क्या होता है, थोड़ा मोड़ा एरर हो सकता है, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो सकता है, और इसकी वजह से जो वेरिएशन हुआ उसी का नतीजा आप यहां पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसके कंपेरिजन में और भी कहीं ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो आपका जो संतान होगा उसमें वेरिएशन कहीं ज्यादा होगा और कई चेंजेस कहीं ज्यादा होंगे। और उसके लिए यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन किस तरीके से आता है, उसके लिए हम आगे चलकर रूल्स ऑफ वेरिएशन भी पढ़ेंगे कि भाई रूल्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है और कितने सारे हैं। अब यहां पर देखें तो यहां पर कुछ क्वेश्चन उठते हैं। क्वेश्चन तो कई सारे उठ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले तो भाई डीएनए क्या होता है, फिर इसके अलावा आपका जीन क्या होता है, जीन क्या होता है ये मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीएनए कॉपिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस बताइए। तो भाई डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो आपको पता होगा। डीएनए कॉपिंग क्या होता है, जो कि अभी पूरा मैंने प्रोसेस समझाया कि भाई क्या होता है कि जब भी सेल डिवीजन होता है या फिर एक तरीके से रिप्रोडक्शन होना होता है तो यहाँ पर डीएनए जो है उसका कॉपी किया जाता है। पूरा प्रोसेस आप समझा सकते हैं कि भाई देखिए जो आपका डीएनए है उसमें से दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, फिर वो अपना कंप्लीमेंट्री कोडिंग बनाता है, यानी कि जो पार्टनर कोडिंग है कंप्लीमेंट्री कोडिंग उसको बनाता है। फिर उस तरीके से क्या होता है, जो 2 नए डॉटर सेल हैं उनमें डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, 2 अलग अलग हो जाते हैं और बंटवारा हो जाता है। आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। वैसे मैं अलग से एक इंपॉर्टेंट वीडियो करने वाला हूं जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्यूएनएज हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, वहां पर इसका पूरा आंसर मैं आपको स्टेटमेंट के साथ बता दूंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, वैसे मैं यहां पर आपको ये चीज बताते जा रहा हूं साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि भाई चैप्टर में कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखिए, यहां पर आगे बात है, क्वेश्चन पूछता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म वेदर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली मेंटेन अ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर थ्रू सेवरल जनरेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। आप इसमें इंसान का, ह्यूमंस का एग्जांपल दे सकते हैं और इसमें समझा सकते हैं कि भाई ये देखिए जो डीएनए में क्रोमोसोम का नंबर होता है इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है सेल डिवीजन के द्वारा। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि जो आपका क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन किया जाता है। समझ गए, जैसे कि अगर माइटोसिस होगा,
माइटोसिस में क्या होगा, आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा और उसमें क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन होगा। लेकिन जब आपका मियोसिस होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जर्म सेल बन रहा है जिसमें क्या बनाया जाएगा, जिसमें 23 और 23, जैसे अगर ह्यूमंस का एग्जांपल लें तो आधा आधा संख्या में आपका बनाया जाएगा और फिर आगे चलकर इनको मिलाकर जो नया बेबी बनेगा उसमें जो आपका नंबर है क्रोमोसोम का वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को, दोनों प्रोसेस को आप अलग अलग लिखकर समझा सकते हैं कि ऐसे करके जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो कई जनरेशन में अपने क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करके रखता है, चाहे कितना भी जनरेशन पार कर जाए। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा सामने क्या आ जाता है, आगे ये वाला पारा बच गया है। इस पारे में क्या कहता है, यहां पर कहता है कि डू ऑल दीज वेरिएशंस इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ? ऑब्वियसली नॉट। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव different kind of advantages. Bacteria that can withstand heat will survive better in heat wave as we have discussed earlier. मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर वेरिएशन हुआ। अब वेरिएशन हुआ तो यहां पर कहता है कि वेरिएशन हो रहा है तो वेरिएशन एक जैसा हो नहीं रहा है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार का वेरिएशन हो रहा है। जैसे यहां पर देखें तो यहां पर ये जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए बैक्टीरिया है, किताब में भी आपका बैक्टीरिया ही कहा गया है, ये बैक्टीरिया में 2 संतान हुए तो दोनों में अलग अलग वेरिएशन हुआ। यहां पर ये वाला हिस्सा लाल हो गया, ये वाला ब्लू हो गया। मान लीजिए कि ये जो बैक्टीरिया है ये आपको ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है और ये बैक्टीरिया ज़्यादा कोल्ड बर्दाश्त कर सकता है, और क्या होगा, मान लीजिए कि इन दोनों में बराबर इफेक्ट पड़ेगा तो नहीं। क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि जहां पर ये बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, वहां पर गर्मी ज्यादा बढ़ गया तो ये वाला जिंदा रह जाएगा, ये वाला मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो वेरिएशन नहीं आया है ज्यादा हीट बर्दाश्त करने वाला। लेकिन इसका उल्टा अगर हुआ, मान लीजिए कि ऐसा इन्वायरमेंट हो गया कि काफी ठंडी बढ़ गई, बहुत सर्दी होने लगा, तो ये वाला आपका बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा और ये वाला मर जाएगा क्योंकि इसमें ऐसा वेरिएशन नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जब वेरिएशन होता है तो उसका प्रभाव एक बराबर सभी ऑर्गेनिज्म पर नहीं पड़ता है। जिसमें जैसा वेरिएशन होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से जो सूट करेगा वही एक तरीके से उसके लिए फायदेमंद होगा। समझ गए? दोनों देखा हमने कि दोनों बैक्टीरिया पर अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेरिडिटी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है और हेरिडिटी का मतलब क्या है, यहां पर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए हेरिडिटी को हिंदी में हम कहते हैं अनुवांशिकता, यानी कि जो गुण है, जो कैरेक्टर है, वो पेरेंट्स से जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि जो उनका संतान होगा, प्रोजेनी होगा, उनमें कैसे आता है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, हेरिडिटी में, और इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़ने हैं कि भाई किस तरीके से जो ये कैरेक्टर है उसका ट्रांसफ़र होता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे कोई कैरेक्टर आप जो विजिबल है सामने वो क्यों विजिबल होता है, कैसे विजिबल होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है, रिप्रोडक्शन है, उसका सबसे ज़्यादा जो दिखने वाला एक फीचर है वो ये है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो उससे जो नया संतान आता है, नया प्रोजेनी आता है, वो अपने पेरेंट जैसा होता है, जैसा उसका पेरेंट है वैसा ही वो होता है। और यहाँ पर कहता है कि द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। यानी कि क्या हुआ, यानी कि जो रूल्स ऑफ हेरिडिटी है, हेरिडिटी के कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं, तो वो रूल हमें क्या बताता है कि किस तरीके से जो ट्रेट्स हैं, यानी जो गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो किस तरीके से पेरेंट से उनका जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसमें आता है या फिर प्रोजेनी होता है उसमें आता है। ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो इन रूल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। रूल्स के लिए हमें क्या पढ़ना है? रूल्स के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखने हैं कि एक्सपेरिमेंट जो कि किए गए थे पहले, आज के सैकड़ों साल, 100-150 साल पहले किए गए थे, उनको हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या देखेंगे? उसके पहले हम देखेंगे कि ये इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स का सिंपल मतलब होता है वैसे ट्रेट्स, वैसे गुण जो कि आपको पेरेंट से आपको ऑफ स्प्रिंग में आए हैं। यानी कि जैसे कि आप हैं, आप खुद को देख लीजिए कि आप अगर खुद को देखेंगे तो आप अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते जुलते हैं भाई? क्योंकि उनके जो भी गुण हैं वो आप में आए हैं। जैसे उनका जो चेहरे का स्ट्रक्चर है, कान का स्ट्रक्चर है, नाक का, आंख का, बाल का, सारे स्ट्रक्चर, सारे गुण, बॉडी
आपका जो है वो सिमिलर है आपके पेरेंट्स से। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपने उनके जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इनहेरिट किए हैं। आपने कई बार अपने आसपास लोगों को कहते सुना होगा कि यार तुम तो अपने बिल्कुल पापा जैसे दिखते हो, तुम्हारा नाक तुम्हारी मम्मी जैसा है, आंख तुम्हारे मम्मी जैसा है, बाल तुम्हारे पापा जैसा है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे ट्रेट्स हैं, गुण हैं, जो कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे कहा जा रहा है कि हाउएवर इट डज नॉट look exactly by like its parent and human population show a great deal of variation। मतलब क्या, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई आप में आपके पापा के मम्मी के गुण तो हैं, आप उनके जैसे दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप फोटो कॉपी नहीं है। आप में कई तरीके के ऐसे वेरिएशन हैं, आपको अंतर ऐसे दिखेंगे जो कि आपके पेरेंट्स से अलग है। मतलब यहां पर आपको सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को समझना है कि यहाँ पर जब भी आप एक तरीके से ट्रेड्स एक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके पापा से मिले, कुछ चीज़ें मम्मी से मिले, और कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि दोनों से अलग हों। तो ये कैसे होता है, इसमें क्या रूल्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है 9.2.2। ये टॉपिक क्या है? रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। यानी कि जो ट्रेट्स हैं उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, उसके लिए क्या रूल्स हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इन रूल्स को समझने के लिए, जानने के लिए हमें क्या समझना होगा? मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट देखना होगा। समझ गए? मेंडल का कंट्रीब्यूशन जो है वो हम देखने वाले हैं। अब यहां पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम पूरा क्या है? ग्रेगोर जोहान मेंडल। ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था और इनहेरिटेंस से जुड़े हुए बहुत सारे रूल्स दिए थे, हेरिडिटी का रूल्स दिया था कि कैसे किसी पेरेंट से उनके संतान में जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर होते हैं, कौन से कैरेक्टर विजिबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक मोनास्ट्री में पढ़े थे और आगे चलकर इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स का एजुकेशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। इन्होंने आगे चलकर टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम दिया, लेकिन उसमें ये फेल कर गए। लेकिन आगे चलकर ये वापस गए कहां पर? अपने मोनास्ट्री में, और वहां पर इन्होंने पीस उगाकर, मटर की खेती करके क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह को जारी रखा। और आगे चलकर इन्होंने जो ट्रेड्स हैं उनके इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया, पढ़ाई किया, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में साइंस और मैथ का इस्तेमाल करके पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने इस पूरे फीचर के बारे में स्टडी करके उसके बारे में रूल्स बताए, रूल्स दिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने आगे चलकर क्या दिया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया कि कैसे पेरेंट्स से उनके संतान में ट्रेड्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ पर देखिए, इनका जो भी एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी इन्होंने लॉ दिया, रूल दिया, उसमें एक चीज़ इन्होंने मेन चीज़ फोकस किया, जो मेन बेस था वो एक तरीके से ये था कि जो आपका ये रूल ऑफ इनहेरिटेंस है वो इस बात पर पेश था कि कोई भी अगर संतान जन्म ले रहा है, अगर वो क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा कि जो संतान आएगा उसमें फादर और मदर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब क्या? मतलब जरा सा समझिए कि अभी तुरंत हमने क्या बात किया था कि भाई देखो, यहां पर कोई भी ह्यूमन जो होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं इमेज में। ये जो 46 क्रोमोसोम है किसी भी इंसान में होते हैं, लेकिन साथ में हमने पढ़ा कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद जो आपके स्पर्म और ओवम बनते हैं, इसमें 23 और 23 आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये दोनों मिलते हैं तब आपका 46 क्रोमोसोम होता है, जो कि एक जाइगोट में होता है, जो कि आगे चलकर एक बेबी बनता है, एक नया संतान बनता है। मतलब पूरा बॉडी इसका डेवलप होता है, तब नया एक ह्यूमन का फॉर्म लेता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इसके कोई भी ऑर्गेनिज्म में, मतलब कोई भी ह्यूमन में क्या है? 46 क्रोमोसोम्स हैं। आधे कहां से आ रहे हैं? फादर से आ रहे हैं। आधे कहां से आ रहे हैं? मदर से आ रहे हैं। मतलब कि दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है एक संतान के डेवलपमेंट में, उसका मतलब उसके जो भी गुण है उसको देने में। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज इसमें एडिशन किया गया है कि यहां पर आगे कहा जा रहा है कि दिस मीन्स दैट each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. Thus, for each trait, there will be two versions in each child. समझिए क्या हुआ? क्या हुआ?
हुआ ये कि जब यहां पर क्या होगा, जब इस तरीके से 23 और 23 आपको क्रोमोसोम आएंगे और एक नए संतान में 46 क्रोमोसोम होंगे, तो यहां पर जो ये नया संतान बनेगा ना, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि इसमें जो भी गुण हैं, जैसे क्या गुण हो सकता है, हाइट हो सकता है, इसके अलावा स्किन कलर हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, आई का कलर हो सकता है, ये इसके इस तरीके के जितने भी आपके बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ईयर का स्ट्रक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, हर गुण के लिए क्या होगा, आपको फादर से भी आपको क्या आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, और साथ में मदर से भी आएगा। समझ गए? तो ये चीज आपका बेसिक है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी आपके संतान का, उसमें उस कैरेक्टरिस्टिक के लिए इंफॉर्मेशन फादर से भी आ रहा है और साथ में मदर से भी आ रहा है। अब ये कैसे होता है? तो भाई यहां पर क्या होता है, मियोसिस आपका काम में आता है। मियोसिस क्या करता है कि भाई 46 क्रोमोसोम थे किसी सेल में, वो मियोसिस हुआ, उसके बाद क्या बना, स्पर्म बना और साथ में ओवम बना, तो यहां पर 23 हो गए, तो 23 और यहां पर भी 23 हो गए। मतलब क्या हुआ, मतलब जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के शरीर में भी 46 क्रोमोसोम था, मदर में भी और फादर में भी, दोनों में 46 क्रोमोसोम थे। तो यहां पर क्या हुआ कि जब मियोसिस हुआ तो 46 में से 23 चुने गए, यानी हर कैरेक्टर का एक इंफॉर्मेशन। जैसे यहां पर ये फादर है, मान लीजिए फादर के पास हाइट के लिए दो इंफॉर्मेशन है, एक टी और एक छोटा टी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक आपका इंफॉर्मेशन है जो कहता है टॉल होगा, दूसरा कहता है कि शॉर्ट होगा, ड्वार्फ होगा। ये दोनों इनके मदर और फादर से आए हैं। तो इनमें से जब मियोसिस होगा तो कोई एक जाएगा यहां पर, और इसी तरीके से आपका यहां पर होगा मदर में, तो इनमें से कोई एक जाएगा। और जब इस तरीके से 23 + 23 होगा और 46 बनेगा, तो फादर और मदर का जो दोनों इंफॉर्मेशन है दोनों साथ में यहां पर आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो बराबर अमाउंट में, बराबर वैल्यू में आपका फादर और मदर दोनों से आता है। अब ये चीज बेसिक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इसी चीज के आधार पर पूरा एक्सपेरिमेंट आपको बेस्ड है, और यही आपको एक तरीके का निष्कर्ष भी है। ठीक है, अब यहां पर आगे पूछता है कि व्हाट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी। मतलब कि हमने ये देखा कि कोई भी आपका गुण है उसके लिए दो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, एक फादर से आ रहा है और एक मदर से आ रहा है। तो उनमें से कौन सा आपका इंफॉर्मेशन बच्चे पर लागू होगा? जैसे कि मान लीजिए कि फादर था, उसका 23 क्रोमोसोम, मदर का 23 क्रोमोसोम। जैसे आई का कलर लेते हैं, आई का कलर फादर से आया कि भाई क्या होगा, ब्लैक होगा आई का कलर, मदर से आया कि भाई नहीं ब्राउन होगा। अब भाई बात है कि जब संतान में, जब प्रोजेनी जो है उसमें ये दोनों इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो संतान के आई का कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा या ब्लैक होगा, ये कैसे तय होगा? तो उसी चीज को समझने के लिए हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट देखना है। अब ऐसा तो होता नहीं ना है कि भाई एक आंख ब्लैक हो गया एक आंख ब्राउन हो गया, ऐसा तो नहीं होता है, एक ही कोई होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये हम जरा सा समझने के लिए आगे क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया क्या था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस चीज के साथ, पीस के साथ। समझ गए? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बनता है जो कि आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है, नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर इस एक्सपेरिमेंट। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है, सिंपल क्वेश्चन भी है कि भाई उन्होंने कौन सा प्लांट का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, पीस प्लांट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब यहां पर सामने एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई इन्होंने पीस प्लांट का इस्तेमाल क्यों किया था? बहुत सारे प्लांट हैं दुनिया में, लेकिन पीस प्लांट का ही इस्तेमाल इन्होंने क्यों किया था? तो उसका एक रीजन जो है, सिंपल रीजन, मतलब रीजन कई सारे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि जो पीस प्लांट है वो एक ही सीजन में कई बार उगाया जा सकता है। मतलब कि एक ही साल में उसके 4, 5, 6 जनरेशन आप कर सकते हैं। एक प्लांट उगाया, फिर उसका उसमें से रिप्रोडक्शन करा के नया, फिर नया, फिर नया, 4-5 जनरेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा प्लांट आप लेते हैं तो उसमें आपको कई सारे जनरेशन बनाने में कई साल का समय लग सकता है और इसमें स्टडी करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पीस प्लांट का आपको
पीस प्लांट लिया। दूसरा रीजन ये है कि भाई जो पीस प्लांट होता है वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है और साथ में सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, तो वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट भी इस पर कर सकते थे जो कि उनको एक्सपेरिमेंट में फायदा करता था। ठीक है, तो ये सारे आपको कॉज हो गए, और भी कॉज होंगे जो कि मैं आपको कहां बता दूंगा, जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो में करूंगा उसमें आपको ये सारी क्वेश्चन जो होंगे आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे, वहां पर आपको रिटर्न मिल जाएगा, वहां पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसलिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में पीस के पौधे लिए, ठीक है, पीस के पौधे ले लिए। इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के पीस के पौधे लिए। अलग अलग प्रकार मतलब कि एक ऐसा पौधा लिया जिसके जो सीड्स होते हैं राउंड होते हैं, वहीं दूसरा पौधा लिया जिसके सीड्स रिंकल्ड होते हैं। वहीं अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हाइट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो एक ऐसा प्लांट लिया जो कि टॉल था, एक ऐसा प्लांट लिया था जो कि शॉर्ट था। दोनों एक ही फीचर है लेकिन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है, एक हाइट में टॉल है, एक हाइट में शॉर्ट है। फिर इसके बाद एक ऐसा प्लांट लिया जो कि जिसका फ्लावर वाइट था, उसके कंपैरिजन में एक ऐसा प्लांट लिया जिसका कलर क्या था, फ्लावर का वायलेट था। और इस तरीके से एक ही कैरेक्टरिस्टिक के अलग अलग, मतलब एक ही फीचर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को, मतलब कि सीड का स्ट्रक्चर कलर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, हाइट प्लांट का कैसा है, इन अलग अलग वाले को क्या किया, मिलाकर इनको आपस में क्रॉस कराया और उनसे क्या बनाया, प्रोजेनी बनाया, और देखा कि कौन से प्लांट टॉल है, कौन से प्लांट शॉर्ट हैं, कौन सा प्लांट में राउंड आपको सीड मिलता है, कौन से प्लांट में रिंकल्ड मिलता है, कौन से प्लांट में वाइट मिलता है, कौन से प्लांट में आपको वायलेट मिलता है। इस तरीके से उनका रेशियो निकाला, परसेंटेज निकाला, और इस आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना लॉ दिया, अपना रूल दिया। अब देखिए यहां पर आपको दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट देखने हैं। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट देखने हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट एक ही है लेकिन दो तरीके से किया गया है। दो तरीके से कहने का मतलब क्या है कि एक बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने प्लांट के सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान दिया। जैसे यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसमें उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि हाइट के ऊपर ध्यान दिया। जब ऐसा होता है कि जब हम प्लांट के सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ध्यान देते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्या हुआ, मतलब कि प्लांट के बाकी फीचर से हमको मतलब नहीं है कि उसका फ्लावर कैसा आ रहा है, उसका सीड कैसा, कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है प्लांट के हाइट से। तो जब हम सिर्फ एक फीचर पर फोकस करते हैं तो ये क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। लेकिन आगे चलकर अगर हम दो फीचर पर फोकस करते हैं, जैसे कि जो प्लांट का सीड है वो राउंड है या फिर रिंकल्ड है, वो ग्रीन है या फिर येलो है, दो फीचर, सीड के कलर और सीड का स्ट्रक्चर, दो फीचर पर एक साथ हम फोकस कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो गया, ये हम समझ गए। अब हम आते हैं मेन आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था। ठीक है, तो एनसीईआरटी में वैसे देखें तो यहां पर यही चीज कहा गया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंप्लेक्स तरीके से समझाया गया है। ठीक है, वैसे आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं बाद में थोड़ा सा पढ़ भी दूंगा, लेकिन मैं आपको क्या करता हूं, नोट्स के जरिए इस चीज को समझाता हूं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सिर्फ एक फीचर के ऊपर ध्यान दिया। फीचर क्या लिया, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं हाइट की, हाइट फीचर की, आपके एनसीईआरटी में भी हाइट की ही बात की गई है। तो एक फीचर लिया, क्या, हाइट फीचर को लिया। अब क्या किया कि एक प्लांट लिया जो कि टॉल है, दूसरा प्लांट लिया जो कि ड्वार्फ है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन करा दिया, पॉलिनेशन करा दिया। ठीक है, मतलब सिंपली कहें तो रिप्रोडक्शन करा दिया। तो यहां पर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन कराने पर आपको जो प्लांट्स बने, जो नए प्लांट्स बने, यानी कि जो पहला जनरेशन बना, यानी ये हो गए पेरेंट्स, इनसे जो पहला जनरेशन बना उसको किताब में आपके कहा गया है F1 जनरेशन। समझ गए, F1 जनरेशन मतलब कि पेरेंट्स का ही संतान है F1 जनरेशन। ये सारे टॉल हो गए। क्यों हुए भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जरा सा समझते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर आप ये देख रहे हैं कि टॉल के साथ ये टीटी लिखा हुआ है, ड्वार्फ के साथ छोटा छोटा टीटी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है भाई, तो मैंने अभी तुरंत ऊपर आपको समझाया था कि यहां पर कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एक इंडिविजुअल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले इंडिविजुअल में, उसमें आपको हर
कैरेक्टरिस्टिक के लिए दो इंफॉर्मेशन होते हैं, एक आपको फादर से आता है और एक आपको मदर से आता है। मतलब दो इंफॉर्मेशन होते हैं हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो यहां पर जो प्लांट है उसके हाइट के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब यहां पर बड़ा टी डिनोट करता है टॉल को और छोटा टी डिनोट करता है क्या, ड्वार्फ को। ये आपको इंडिकेटिव लिया गया है, मतलब समझाने के लिए लिया गया, ठीक है। बड़ा टी टॉल को डिनोट कर रहा है, छोटा टी ड्वार्फ को डिनोट कर रहा है। अब इस प्लांट में क्या है, ये वाला जो प्लांट है इस प्लांट में है टी टी, मतलब इसके जो मदर और फादर दोनों थे, दोनों क्या थे, टॉल थे। तो इसमें क्या हुआ, इंफॉर्मेशन फादर से भी आया टॉल और मदर से भी आया टॉल। तो इसका मतलब इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, टॉल का है। उसी तरीके से ये जो प्लांट है इसके बाद ड्वार्फ इंफॉर्मेशन है, दोनों फादर और मदर दोनों से क्या इंफॉर्मेशन आया है, ड्वार्फ का आया है, स्मॉल टी, ठीक है। तो इसलिए ये प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। तो ये हम समझ गए कि यार टीटी और टीटी का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, यहां पर ये इंडिकेट क्या करता है, आप समझ गए। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार बच्चे जो हैं इसी चीज को समझ नहीं पाते कि ये टीटी का मतलब क्या है, दो क्यों लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक इंफॉर्मेशन फादर से और एक इंफॉर्मेशन मदर से, एक इंफॉर्मेशन फादर से एक इंफॉर्मेशन मदर से, ठीक है। अब यहां पर बात है कि यहां पर इनके बीच में रिप्रोडक्शन होकर किस तरीके से ये प्लांट बन रहे हैं, नए ये जो पहला जनरेशन है ना, ये कैसे बन रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो टॉल प्लांट है जिसके पास टीटी इंफॉर्मेशन है, जब इसका बनेगा आपका जर्म सेल, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल जब बनेगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस में हमें क्या पता है कि भाई क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, डीएनए आधा हो जाता है। तो भाई एक इंफॉर्मेशन है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाइट है। तो हाइट में दो इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब मियोसिस होगा ना तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, इसमें से कोई एक जाएगा चाइल्ड में, मतलब जो सेल बनेगा जर्म सेल उसमें सिर्फ एक जाएगा। तो इसलिए यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है कि दो आपको हो सकते हैं, या तो ये वाला टी जाए या तो ये वाला टी जाए। तो यहां पर दो प्रकार के आपको, दो अलग अलग प्रकार के आपको क्या बन सकते हैं, जर्म सेल। उसी तरीके से जो ड्वार्फ आपका ड्वार्फ प्लांट है उसका जब मियोसिस होगा, उसका जब जर्म सेल बनेगा, उसमें भी दो प्रोबेबिलिटी होंगे, एक तो या तो ड्वार्फ होगा, दूसरा भी क्या होगा, ड्वार्फ होगा। तो जब ये प्लांट आपस में क्रॉस करेंगे, जब इनके बीच में रिप्रोडक्शन होंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है, क्या चांसेस हैं, क्या इंफॉर्मेशन जाएगा आपको नेक्स्ट जनरेशन में। तो उसको डिनोट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये आपको चार्ट बनाया जाता है। अब ये चार्ट बनता कैसे है ये जरा सा समझते हैं। तो यहां पर टॉल, ये जो प्लांट है पहला प्लांट, इसमें से क्या इंफॉर्मेशन जा सकता है भाई, या तो टॉल होगा या तो टॉल होगा, दो में से कोई एक ही चांस है। दूसरा ये ड्वार्फ प्लांट है, इसमें क्या होगा, या तो शॉर्ट होगा या तो शॉर्ट होगा। इस तरीके से दो प्रोबेबिलिटी हो गए। अब ये जब आपस में क्रॉस करेंगे, आपस में जब इनमें रिप्रोडक्शन होगा, तो जो चाइल्ड बनेगा उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा ये जरा सा देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है, फादर है, ये है मदर, ठीक है, मान लेते हैं ये मेल गैमेट है इधर और इधर फीमेल गैमेट है, ठीक है। ये मदर हो गया, ये फादर हो गया, ठीक है। ये आपका मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट हो गया, ठीक है। अब यहां पर फादर से क्या आया, ये वाला आपका आया, ठीक है, ये वाला जर्म सेल, ये इंफॉर्मेशन आया। तो यहां पर हो गया टी, और आपको मदर के साथ, मदर से क्या आया, ड्वार्फ वाला इंफॉर्मेशन आया, तो ये हो गया टी। तो जो चाइल्ड बना उसमें क्या इंफॉर्मेशन आया, ये आया टी और टी, एक इंफॉर्मेशन टॉल का, एक इंफॉर्मेशन शॉर्ट का। फिर आपका फादर का यही वाला इंफॉर्मेशन आया, लेकिन मदर का ये वाला इंफॉर्मेशन आ गया। तो क्या कॉम्बिनेशन बना, टी बना और टी बना, ठीक है। आगे अब भाई ये वाला नहीं गया, ये वाला जो जर्म सेल हुआ उसमें मान लीजिए कि ये वाला नहीं गया इंफॉर्मेशन और ये वाला चला गया। तो यहां पर इंफॉर्मेशन टी, और मदर की तरफ से ये वाला इंफॉर्मेशन चला गया ड्वार्फ वाला, तो ये टी। फिर यहां से फादर से यही वाला गया, लेकिन मदर से ये वाला आ गया, तो ये टी। कुल मिलाकर चार पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जब ये दोनों प्लांट आपस में क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, समझ गए, यही चार, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका पहला जनरेशन बनेगा, यानी कि इन दोनों प्लांट का जो संतान होगा, चाहे आप कितना भी रिप्रोडक्शन करा लें, कोई भी रिप्रोडक्शन करा लें, सारे तो सेम ही हैं। क्या है इंफॉर्मेशन, टी। एक इंफॉर्मेशन क्या कहता है, टॉल। एक इंफॉर्मेशन क्या कहता है, ड्वार्फ।
तो यहां पर चाइल्ड में क्या आ गया, ये इंफॉर्मेशन आ गया, एक इंफॉर्मेशन टॉल का, एक इंफॉर्मेशन ड्वार्फ का। सभी देख सकते हैं जितने भी चाइल्ड बन रहे हैं उन सभी में क्या है, टी और टी है, बड़ा टी छोटा टी, मतलब टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ। तो यहां पर एक चीज क्या हुआ कि जितने भी प्लांट हुए ना, सारे प्लांट्स क्या हो गए, टॉल हो गए। ले, कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं है, कोई भी प्लांट मीडियम साइज का नहीं है, सारे प्लांट क्या हैं, टॉल हैं। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर आगे आपको समझाया गया है एक चीज, और वो क्या है, वो है डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट ट्रेट, ट्रेट वर्ड यूज किया जाता है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। अब ये क्या चीज होता है भाई? ये एक तरीके से ऐसा गुण होता है जो कि हावी होता है। अब यहां पर हावी कहने का मतलब यह है कि भाई देखिए, जो यहां पर चाइल्ड बना रिप्रोडक्शन से फर्स्ट जनरेशन में, तो यहां पर आपको गुण तो है टॉल वाले भी और ड्वार्फ वाले भी, लेकिन इसमें से दिख कौन रहा है भाई, एक्सप्रेस कौन हो रहा है? तो एक्सप्रेस हो रहा है टॉल वाला कैरेक्टर, और जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है ना, वो दब जा रहा है, वो छिप जा रहा है, वो दिख नहीं रहा है। तो यहां पर आपका ये जो टॉल वाला कैरेक्टर है ना, ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का डोमिनेंट आपका ट्रेट है, और वही जो ड्वार्फ है ये आपका क्या है, ये रिसेसिव ट्रेट है। अब ये इन दोनों डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, इनका आपको अगर आंसर में चाहिए डेफिनेशन, तो वो मैं आपको क्या करूंगा, जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो होगा उसमें मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको एक तरीके से सिर्फ चैप्टर समझा रहा हूं। अब यहां पर एग्जांपल में एक और मैं लेता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, मतलब कि एक कैरेक्टर के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। एक आपका क्या है, जो सीड है वो येलो है, एक सीड आपका ग्रीन है। इनको आपस में हमने क्या किया, आपका रिप्रोड्यूस कराया, तो उससे क्या बना आपका, एक तरीके से येलो। फर्स्ट जनरेशन में क्या बना, फर्स्ट जनरेशन में सारे जितने भी प्लांट हुए उनमें येलो। तो येलो क्या हो गया, येलो आपका डोमिनेंट आपका ट्रेट हो गया, और ग्रीन क्या हो गया, ये आपका रिसेसिव ट्रेट हो गया। तो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट समझ गए कि क्या होता है भाई। तो यहां पर अब देखें तो आगे आपका एनसीईआरटी एक सवाल आपसे पूछता है कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कहता है यही चीज कि हमें कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला, सारे जितने F1 प्रोजेनी थे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट हमें मिले वो क्या मिले, सारे प्लांट टॉल मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पेरेंट्स से दो गुण आए थे, एक टॉल वाला एक ड्वार्फ वाला, लेकिन सिर्फ एक टॉल वाला एक्सप्रेस हुआ। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि जो ये फर्स्ट जनरेशन के ये वाले प्लांट हैं जो कि सारे टॉल हैं और टी इंफॉर्मेशन इनमें है, क्या ये आपको इनके जैसे हैं, क्या ये इनके जैसे हैं, मतलब कि टॉल वाले प्लांट जैसे हैं, और ये वाला गायब हो गया क्या, ये अब हमें चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए क्या किया गया, जो आपको मेंडल साहब थे, इन्होंने एक फिर से एक्सपेरिमेंट किया। अब इस बार क्या किया कि इस बार दो अलग अलग प्लांट नहीं लिए, बल्कि यही जो प्लांट है ना, इनमें से एक प्लांट उठा लिया और इसमें से क्या कर दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया। मतलब कि इस प्लांट का इसी प्लांट के फ्लावर के साथ आपको रिप्रोडक्शन करा दिया। अब इस तरीके से इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन कराया, तो बना अब सेकेंड जनरेशन F2 प्रोजेनी, क्या F2 जनरेशन। तो यहां पर जो सेकेंड जनरेशन बना वो कैसे बना, जरा सा हम लोग समझते हैं, क्योंकि यह भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर भी हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें एक तरीके से ये जो हमारा डायग्राम है ना, ये डायग्राम बनाना है। तो अब ये डायग्राम कैसे बनेगा ये जरा सा समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, आप समझे कि भाई जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो आपके प्लांट बने, उस प्लांट में से कोई एक प्लांट को उठाया और इसी प्लांट का इसी प्लांट के साथ रिप्रोडक्शन करा दिया। तो यहां पर इस प्लांट का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या बनेगा, ये जरा सा सोचिए, ये जरा सा कैलकुलेट कीजिए। इस प्लांट का मेल गैमेट आपका या तो टी होगा या तो टी होगा, मतलब हाइट को हम फोकस कर रहे हैं, तो हाइट या तो टॉल हो सकता है या फिर शॉर्ट हो सकता है। ये दो प्रकार के दो प्रोबेबिलिटी हैं आपके मेल गैमेट बनने के, ठीक है। अब इसी प्लांट को इसी प्लांट के साथ अगर हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस करा रहे हैं, तो यहां पर हमारा क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे जैसे कि पिछला वाला हमने कैलकुलेट किया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में। और अब हम कहां पहुंच गए, F2 जनरेशन में पहुंच गए हैं, यानी इस जनरेशन के बाद अब नया जनरेशन आ रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है भाई, जरा सा देखो, जरा सा कैलकुलेट करो। तो या तो टी होगा, मान लो कि ये आपका कहां से आ रहा है, फादर से आ रहा है,
और यहां पर आपका एक सेकेंड, ये आपका मान लीजिए कि फादर से आ रहा है और इधर मदर से आ रहा है, तो यहां पर देखिए फादर मदर मैं कह रहा हूं ना, तो यहां पर हमेशा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट समझिएगा। तो यहां पर मैं उस वर्ड आपको आसानी से समझाने के लिए कह रहा हूं, या तो टॉल वाला टी वाला आ सकता है या फिर शॉर्ट वाला शॉर्ट टी आ सकता है, तो ये होगा। और अगर मान लीजिए कि यहीं से अगर आपका जो फीमेल गैमेट बन रहा है उसमें क्या होगा, या तो टॉल आएगा या तो शॉर्ट आएगा। इस तरीके से आप इस चार्ट को बनाएंगे। अब मान लीजिए कि मेल गैमेट में आया ये टॉल वाला टी, मतलब कि हाइट आया कि भाई प्लांट टॉल होगा, तो ये टी। फीमेल गैमेट से भी आ गया कि भाई प्लांट टॉल होगा इंफॉर्मेशन, तो ये प्रोबेबिलिटी बन सकता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि भाई आपको जो मेल गैमेट है फादर, उससे क्या होगा, शॉर्ट टी आएगा, छोटा टी आएगा, तो ये छोटा टी हो गया। लेकिन मदर से आ गया कि नहीं नहीं प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, टॉल, तो बड़ा टी आ गया। तो जो चाइल्ड बना उसमें ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अगला देखिए कि मान लीजिए कि ये वाला आपको कैरेक्टर आ गया फादर से कि भाई प्लांट टॉल होगा, लेकिन मदर से आया कि नहीं नहीं शॉर्ट होगा, टी, और यहां पर टी। तो इस तरीके से। और लास्ट वाला जो प्रोबेबिलिटी बन सकता है वो क्या है, फादर से यानी कि मेल गैमेट से और फीमेल गैमेट से दोनों से शॉर्ट आपके इंफॉर्मेशन आए कि भाई प्लांट ड्वार्फ होगा। तो ये 4 तरीके के प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा जब आप सेकेंड जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, सेल्फ आप फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने आपके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को यहां पर थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगा। कैसे भाई आसानी होगा, तो यहां पर क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये वाला बना, तो दोनों इंफॉर्मेशन प्लांट में क्या है, टॉल का, तो प्लांट क्या हो गया, प्लांट हो गया टॉल। यहां पर अगर बात करें तो एक इंफॉर्मेशन टॉल का है तो प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया। यहां पर भी एक इंफॉर्मेशन टॉल का है तो प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया। यहां पर लेकिन दोनों मदर फादर दोनों से आपके क्या आ रहे हैं, ड्वार्फ की इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, ड्वार्फ आपका आ रहा है, तो प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। मतलब क्या समझे, मतलब कि भाई जब इस जनरेशन को F1 जनरेशन को, फर्स्ट जनरेशन को जब आप सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, तो क्या होगा, 25% ऑफ प्लांट जो होंगे वो क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे, और 75% आपके प्लांट होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे। तो यहां पर आपको प्रूफ हो जाता है कि जो ये कैरेक्टर है ना, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर, जो कि आपको फर्स्ट जनरेशन में नहीं देखने को मिला था, वहां पर नहीं दिख रहा था, लेकिन यहां पर आपका एक्सप्रेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है वो पेरेंट से फर्स्ट जनरेशन में आया था लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ था, आपको टॉल वाला एक्सप्रेस हुआ था। क्यों, क्योंकि टॉल आपका एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, और ड्वार्फ आपका एक रिसेसिव ट्रेट है। समझ गए, तो यहां पर एक तरीके से समझ गए कि भाई क्या हुआ, यहां पर आप समझ गए कि जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। तो इससे जुड़ा हुआ आपका यहां पर क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड मेंटल इंटरप्रेट हिज रिजल्ट टू शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये कैसे हम शो कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके बाद हमारा आगे एक और एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट वही है लेकिन दूसरे तरीके से किया गया है। और यहां पर हम लोगों को क्या देखना है, यहां पर हम लोगों को अब देखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि हम एक साथ दो कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देंगे और चेक करेंगे कि क्या दो कैरेक्टर एक साथ कहीं जाते हैं या फिर दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सारी चीजें हम यहां पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहां पर कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन पी प्लांट्स शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन जस्ट वन आर ब्रेड विथ वन अनदर। यानी कि क्या हो रहा है, यहां पर अब हम ऐसे पी प्लांट को क्रॉस कराने वाले हैं जिसमें कि हमें दो कैरेक्टर विजिबल हैं। मतलब दो कैरेक्टर मतलब जैसे कि एक हो गया टॉलनेस और दूसरा हो गया क्या,
कलर, या फिर हो सकता है कलर, और या फिर हो सकता है कि सीड का स्ट्रक्चर। तो दो कैरेक्टर को अब हम एक साथ ध्यान देने वाले हैं कि भाई दो कैरेक्टर एक साथ हैं, वो जब वैसे प्लांट को हम ब्रीड कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहां पर देखें, तो यहां पर कहता है कि व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ अ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड अ शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड लुक्स लाइक। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऐसा प्लांट जो कि क्या है, जो कि पहला तो टॉल है और उसमें क्या है, सीड जो है राउंड है, लेकिन हम दूसरा प्लांट लेंगे जिसमें प्लांट जो है वो शॉर्ट है और उसमें सीड जो है वो क्या है, रिंकल्ड है। जब इन दोनों को हम ब्रीड कराएंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ये हम यहां पर देखने वाले हैं। अब यहां पर कहते हैं, यहां पर देखें, दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड्स। यानी कि जो F1 जनरेशन होगा, जो फर्स्ट जनरेशन होगा, उसमें क्या होगा, सभी प्लांट टॉल होंगे और सभी सीड क्या होंगे, राउंड होंगे। ठीक है, आगे कहता है कि टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर द डोमिनेंट ट्रेट्स। यानी कि जो टॉलनेस हमारा ट्रेट है और राउंड सीड ट्रेट है, वो क्या है, डोमिनेंट हमारा ट्रेट है। समझ गए, दोनों डोमिनेंट हैं। पहला तो क्या हो गया, टॉल, और दूसरा क्या हो गया, राउंड सीड। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डोमिनेंट ट्रेड हैं। अब देखिए यहां पर वैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ के समझा रहा हूं, वैसे मैं अच्छी तरीके से आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो आगे कहता है कि बट व्हाट हैपेंस व्हेन दीज F1 प्रोजेनी आर यूज्ड टू जनरेट F2 प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि हमने क्या किया, पहले तो दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले, दो कैरेक्टरिस्टिक को लेकर हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग प्लांट को आपस में फर्टिलाइज करा रहे हैं या फिर पॉलिनेट करा रहे हैं। उससे हमारा F1 बना जिसमें कि जो भी हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हमें दिख गया। लेकिन जब हम इस प्लांट को, इस जो प्लांट बना F1 जनरेशन में, उसको जब हम सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं तो क्या मिलता है, तो उसमें हमें क्या मिलता है कि कुछ F2 प्रोजेनी यानी कि सेकेंड जनरेशन वाले जो प्लांट हैं, उनमें से कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें प्लांट टॉल होगा और राउंड सीड होगा, कुछ ऐसे होंगे जो कि शॉर्ट होंगे और उनमें रिंकल्ड सीड होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे जिसमें टॉलनेस होगा लेकिन सीड क्या होगा, रिंकल्ड होगा, और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो शॉर्ट होगा और उसमें राउंड सीड होगा। अब इससे हमें क्या देखने को मिला कि जो F2 जनरेशन है यानी कि सेकेंड जनरेशन है, उसमें यहां पर हमें नए कॉम्बिनेशन देखने को मिले। शुरुआत में क्या कॉम्बिनेशन था, टॉल और राउंड दोनों एक साथ थे, शॉर्ट और साथ में आपका क्या था, रिंकल्ड था। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन तक पहुंचा, हम F2 जनरेशन तक पहुंचे तो टॉल का कॉम्बिनेशन रिंकल्ड के साथ हो गया, शॉर्ट का कॉम्बिनेशन राउंड के साथ हो गया, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो गए। तो इससे क्या हमें पता चलता है, इससे हमें पता यह चलता है कि यहां पर जो हमारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि टॉल और शॉर्ट, हाइट का कैरेक्टरिस्टिक, इसके अलावा सीड के आपको स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक, ये सभी अलग अलग ट्रैवल करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो टॉल प्लांट में जो टॉलनेस कैरेक्टर है और साथ में जो कलर कैरेक्टर है, ये अलग अलग ट्रैवल करता है। मतलब पेरेंट से आपके जो संतान होती है, प्रोजेनी होती है, उसमें क्या होता है, अलग अलग। मतलब कि टॉलनेस का अलग डाटा जाएगा और कलर का अलग डाटा जाएगा, दोनों एक साथ बाइंड होकर एक साथ नहीं जाते हैं। अब यहां पर इस चीज को तो हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन थोड़ा सा हम समझ गए, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए अपना एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहां पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहां पर हमने दो प्लांट लिया। एक प्लांट आपका ऐसा है, एक सेकेंड, एक प्लांट आपका ऐसा है जिसमें क्या है, जिसमें कि आपके जो सीड हैं वो राउंड हैं। सीड का स्ट्रक्चर कैसा है, राउंड है, और साथ में सीड का कलर क्या है, ग्रीन है। कलर क्या हो गया, ग्रीन, और आपके स्ट्रक्चर जो हो गए वो राउंड हो गए। उसी तरीके से दूसरा जो हमने प्लांट लिया, उसके जो सीड हैं वो क्या हैं, रिंकल्ड हैं, और कलर क्या है, येलो है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले हम अब पी प्लांट को ले रहे हैं। पहला तो आपका जो सीड है उसका स्ट्रक्चर और दूसरा सीड का कलर, दो कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग। अब ये पहला आपका जो है प्लांट है जिसमें क्या है, आपको ग्रीन और राउंड है, और वहीं दूसरा हमारा क्या है, वो रिंकल्ड है और येलो है। अब इसका हम गैमेट बनाएंगे। कौन सा गैमेट भाई,
जो आपका गैमेट बनता है, मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट। अब यहां पर इसका गैमेट कैसे बनेगा? गैमेट बनेगा आर वाई या फिर आर वाई। अब बोलेगा सर ये क्या है भाई? तो यहां पर देखिए, यहां पर हम राउंड को कैसे शो कर रहे हैं? कैपिटल आर से राउंड कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट है इसमें दोनों जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि मदर और फादर, यानी कि ये जो सीड है इसके जो पेरेंट से डाटा आया वो आर और आर आया राउंड के लिए, यानी कि सीड के स्ट्रक्चर के लिए। तो यहां पर आर आर हो गया, और वहीं वाई वाई, स्मॉल वाई हम डिनोट कर रहे हैं ग्रीन के लिए। तो यहां पर स्मॉल वाई फादर से भी आया, स्मॉल वाई मदर से भी आया, मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। देखिए चैप्टर में यहां पर जब भी मैं मदर फादर करूं ना, वो आपको समझाने के लिए आपको आसानी से शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसका मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। तो यहां पर यह चीज हो गया। हम वाई का, स्मॉल वाई का मतलब क्या हो गया? ग्रीन कलर, समझ गए। और बिग आर का मतलब क्या हो गया? आपका राउंड। इसी तरीके से जो स्मॉल आर है उसका क्या मतलब हो गया? रिंकल्ड। और उसी तरीके से लार्ज वाई क्या हो गया? येलो, ठीक है। अब यहां पर इसका गैमेट बनेगा, जो आपको स्पर्म सेल या फिर ओवा सेल कह सकते हैं हम। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बनेगा, इसमें आपको क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर जरा सा हम लोग देखते हैं कैसे बन सकता है भाई। तो यहां पर इसको अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बैठाएं तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जरा सा मैं नीचे करके आपको दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर अगर कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमारा एक पेरेंट से क्या आ रहा है? आर आर और वाई वाई। दूसरे पेरेंट से क्या आ रहा है? आर आर और वाई वाई, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन बनेगा तो जब भी आपका गैमेट बनेगा, इससे, इस प्लांट से गैमेट बनेगा, तो उसमें आपको राउंड स्ट्रक्चर का भी एक गुण आना चाहिए, ट्रेट आना चाहिए, और साथ में कलर का भी एक ट्रेट आना चाहिए। तो आर और वाई दोनों एक साथ आएंगे। मतलब क्या? आपको या तो आर वाई बनेगा या तो आर वाई बनेगा, मतलब कि पहला का तीसरे के साथ, या फिर पहला का चौथे के साथ, दूसरा का तीसरे और चौथे के साथ। मतलब इस तरीके से आपका क्या बनेगा? आपका 4 मेल गैमेट पॉसिबल हैं, 4 मेल गैमेट जो कि बन सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरे प्लांट का बनाएंगे तो वो आपका क्या बनेगा? आर वाई बनेगा और आर वाई बनेगा। यहां पर भी आर वाई बनेगा और आर वाई बनेगा। अब इसको क्या करना है? आपको क्रॉस करना है, जिससे, जैसे कि हमने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कराया था। ये मैं मेल गैमेट का बता रहा हूं। अब मेल गैमेट में सारे में मैं बता दूं, एक मैं बनाऊंगा वैसा ही सब में होगा। क्या होगा? आर आर वाई वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, यानी कि यहां पर आर वाई और यहां पर आर वाई, यह बनेगा। और ये सारे में ऐसा ही होगा, मतलब कि एक ही पॉसिबल मेल गैमेट यहां पर बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसा स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। अब यहां पर यही चीज है कि भाई देखो, ऐसा मेल गैमेट बन गया, ये पॉसिबल मेल गैमेट है इसमें, कि आर वाई और आर वाई का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ये आपको मेल गैमेट हो गया। ये इस तरफ से और ये इस तरफ से दोनों मिलकर यहां पर बन गए क्या? नए प्लांट के लिए मेल गैमेट। अरे सॉरी मेल गैमेट तो ये वाला हो गया ना, मेल गैमेट ये वाला हो गया। जो नया प्लांट बना उसमें ये इंफॉर्मेशन आया आर वाई और वाई वाई। अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये जो आपका फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? ये जो प्लांट हुआ, इसमें जो भी सीड हुए वो क्या हुए? पहले तो राउंड हुए, राउंड, और कलर क्या हो गया? येलो। अब यहां पर आपको क्या पता चला कि जो राउंड है ना, ये एक प्रकार का डोमिनेंट कैरेक्टर है, और येलो जो है ना वो भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। वहीं कलर में जो ग्रीन है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है, और रिंकल्ड सीड होना एक रिसेसिव कैरेक्टर है। समझ गए? डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, ठीक है। अब यहां पर ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का प्लांट बन गया, फर्स्ट जनरेशन का प्लांट बन गया। इसमें जो आपका कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर? जो आपका ग्रीन कलर है और रिंकल्ड सीड है, ये क्या हो गया? ये आपका रिसेसिव है, इसलिए छुप गया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको गैमेट जो है, यानी कि जो सेल है, वहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ट्रेट अवेलेबल है, लेकिन वो छुपा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं हुआ है। अब इसको जब हम सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, तो ये आपको हो गया क्या?
एक तरफ दूसरे तरफ ये। अब इसमें भी आपको अगर चार्ट बनाने सीखना है तो यहां पर देखिए, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इस चार्ट को याद कीजिएगा और फिर जाकर बनाइएगा, वैसा नहीं करना है। वैसा करने से आपको बहुत ही तकलीफ होने वाली है। आपको क्या करना है, इसको बनाना सीखना है। तो ऊपर हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो सीख लिया था कि कैसे बनाते हैं, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, आर आर वाई वाई, और इसी तरीके से आपका दूसरा जो हुआ वो भी यही सेम है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो यहां पर सेम हमारा हो गया, ठीक है। अब इससे जब हम मेल गैमेट बनाएंगे तो वो क्या बन सकता है, सॉरी मेल गैमेट बार बार बोल रहा हूं, गैमेट बनाएंगे तो वो क्या पॉसिबल हो सकता है। तो हमें क्या करना है, आर और वाई दोनों आना चाहिए एक ही गैमेट में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक तरीके से लिख देना है आर और y, इस तरीके से बड़ा वाला, और अंत में क्या लिख देना है, आर वाई। और इसके बाद आप बीच में लिख दीजिएगा, मतलब कि सबसे शुरू में सबसे बड़ा और सबसे अंतिम में सबसे छोटा, और बीच में आप क्या लिखिएगा, बड़ा आर छोटा वाई और छोटा आर और बड़ा वाई। इस तरीके से आप बना दीजिए। और ऐसा ही इस तरफ भी कीजिएगा, बड़ा आर बड़ा वाई और इधर छोटा आर छोटा वाई, और इधर बड़ा आर छोटा वाई और छोटा आर बड़ा वाई। अब जब आप इस तरीके से ऐसे बनाइएगा ना तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। आप आसानी से इसको समझ के ट्रिक जैसा रख सकते हैं ताकि आपको ये सॉल्व करने में उतनी परेशानी ना हो, ठीक है। अब अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व करने में, मैं अगर सॉल्व करूं तो बेकार है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहां पर यही चीज बना हुआ है। आपको क्या करना है, ये और ये मिला देना है तो यहां हो जाएगा, ये वाला और ये वाला मिलाएगा तो यहां होगा, ये और ये मिलाएगा तो यहां होगा। इस तरीके से आप सामने सामने मिलाकर भर सकते हैं। जैसे आर वाई और आर वाई मिला तो यहां ये आ गया, आर और छोटा वाई और ये आर वाई बड़ा वाई मिल गया तो यहां आ गया। तो इस तरीके से आप ये चार्ट को पूरी तरीके से आपस में सामने सामने क्रॉस करके आप लिख सकते हैं, वो आपका बन जाएगा। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, आपको समझना क्या है यहां पर समझना यह है कि देखिए आपका जो यहां पे बड़ा आर है, बड़ा आर किस चीज को डिनोट कर रहा है, राउंड को। तो राउंड क्या है, एक प्रकार का डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका वाई है, बड़ा वाई, वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, येलो को। येलो क्या है, एक प्रकार का डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो जहां पर भी अगर आपका गैमेट में अगर बड़ा आर आ गया, अगर इसमें बड़ा आर जैसे कि है तो क्या होगा, राउंड होगा। यहां पर भी सिंगल एक बड़ा आर है तो क्या होगा, राउंड होगा। और उसी तरीके से सिंगल वाई है बड़ा कैपिटल में तो वो क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका येलो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से रिसेसिव मत में क्या होगा, रिसेसिव यहां पर है जिसमें कि दोनों आर छोटे होने चाहिए, दोनों वाई छोटे होने चाहिए। तो आपको ये प्लांट क्या होगा, ये आपको ग्रीन होगा और रिंकल्ड होगा, समझ गए। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो आपके मेंडल साहब थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने 556 सीड्स उगाए थे, जिसमें कि 315 राउंड मिले थे और येलो मिले थे, ठीक है। और 108 राउंड और एक ग्रीन मिले थे, 101 आपके रिंकल्ड और येलो मिले थे, 32 रिंकल्ड और ग्रीन मिले थे। तो इसके बाद इन्होंने जो रेशियो निकाला था वो था 9:3:3:1, यानी कि क्या हुआ, इस रेशियो में उनको प्राप्त हुआ था, और यही रेशियो है जिस रेशियो में आपका ये आपको डबल डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको बनाने सीख लेना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा इजी नहीं है। यहाँ जो मैंने ट्रिक बताया, तरीका बताया, उससे आप फिल करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत हेवी नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर क्या बचता है, आगे हमारे सामने टॉपिक बचता है। टॉपिक तो है, बचा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब यहाँ पर देखते हैं एक टॉपिक क्या पूछता है, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस्ड। मतलब कि यहां पर ये जो ट्रेट्स हैं, जो भी ये गुण है, ये आखिर एक्सप्रेस कैसे होता है, ये सामने कैसे आता है, पीछे बैकग्राउंड में क्या फंक्शन होता है। हमने तो ये देख लिया कि भाई पेरेंट से गुण आया, पेरेंट से अगर डीएनए के जरिए गुण आया, क्रोमोसोम के जरिए, तो वहां पर उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, जो प्रोजेनी हुआ उस पर इंपैक्ट कैसे पड़ता है। तो यहां पर यही चीज कहता है, हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, यानी हेरिडिटी का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहां पर इसके लिए कहता है कि सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो सेलुलर डीएनए है वो आपका प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन होल्ड करता है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो आपका सेल होता है, सेल में क्या होता है? सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपका क्या होता है? न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम होता है। और यही क्रोमोसोम जो है वो किस चीज का बना हुआ होता है? आपके डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब ये यहां पर बात करें तो प्रोटीन से हमें मतलब नहीं है, मतलब किस चीज से है? डीएनए से मतलब है। अब डीएनए में डाटा होता है जिससे कि आपके जो प्रोटीन है उसको बनाने का इंफॉर्मेशन होता है। अब यहां पर आपको एक तरीके से एक चीज समझनी होगी कि भाई प्रोटीन बनता कैसे है। प्रोटीन बनता कैसे है ये आपको समझना होगा। तो यहां पर इसमें डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और प्रोटीन के बारे में बता दूं कि प्रोटीन आपका कहीं भी केमिस्ट्री लैब में या फिर आपको कहीं भी नहीं बनता है, बल्कि कोई एक जो जीवित सेल होता है उसी में आपके प्रोटीन का निर्माण हो सकता है और होता है। समझ गए? तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन होता है वो किस चीज में होता है? डीएनए में होता है। अब यहां पर हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था वहां पर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई सेल होता है, सेल में आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए में क्या होता है? डीएनए आपको इंफॉर्मेशन होल्ड करता है जिससे कि क्या बनता है? जिससे प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन वही क्या करता है? बॉडी डिजाइन बनाता है आपका। यानी कि बॉडी में डिजाइन बनना है वो किस चीज के हिसाब से बनेगा? प्रोटीन के हिसाब से। और प्रोटीन कैसा बनेगा ये आपका डीएनए तय करता है। समझ गए? तो यहां पर अगर आगे देखें तो यहां कहता है अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है व्हाट इज जीन? तो जीन आपको अलग बहुत जगहों पर बहुत डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन अगर आपको सिंपल लिखना है, सिंपल याद रखना है तो एनसीईआरटी के यहां से याद रख सकते हैं व्हाट इज जीन, और यहां से आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब यहां पर बात यह है कि यहां पर हमने क्या समझा? हमने समझा कि जो आपका डीएनए है, डीएनए इंफॉर्मेशन होल्ड करता है प्रोटीन बनाने का। मतलब कैसा प्रोटीन बनाना है यह डीएनए इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। और यहां पर ऊपर हमने किस चीज की बात की? जीन की बात की। अब देखिए डीएनए जो होता है वो काफी लंबा होता है, इस तरीके से काफी लॉन्ग होता है, और उसी वो आपको मिलकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है? तो डीएनए का एक खास हिस्सा, जैसे यहां से लेकर यहां तक डीएनए का एक हिस्सा जिसमें एक खास चीज को लेकर इंफॉर्मेशन है, एक खास प्रोटीन को लेकर इंफॉर्मेशन है, वो आपका क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जैसे कि ये पूरा डीएनए है, उसमें से ये इंफॉर्मेशन जैसे होल्ड करता है कि भाई मेरे स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, तो ये वो हिस्सा, एक खास हिस्सा क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। अब ये जीन जो है एक खास प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। इसी तरीके से ये आपको मान लीजिए इसके बगल वाला यहां से लेकर यहां तक जीन है जो कि इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा कि भाई हेयर का कलर कैसा होगा। तो ये चीजें हैं होती हैं, आपके डीएनए का एक हिस्सा होता है जीन, जो कि एक खास प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, और उस प्रोटीन के हिसाब से आपका शरीर में कुछ जो नया संतान होता है, नया प्रोजेनी होता है, उसके बॉडी में चेंजेस होते हैं। समझ गए? अब यहां पर बात करें तो आपसे आगे एक सवाल पूछा जा रहा है कि हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। हमने तो कह दिया बड़ी आसानी से कि भाई जो डीएनए होता है, डीएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन जो है वो बॉडी डिजाइन को कंट्रोल करता है कि जैसा प्रोटीन होगा वैसे प्रोजेनी में या फिर संतान में बॉडी डिजाइन बनेंगे। लेकिन ये प्रोटीन का क्या चक्कर है? प्रोटीन कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है? प्रोटीन क्या काम करता है? तो यहां पर कहता है, यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं टॉलनेस को, यानी कि जो हाइट होती है उसकी बात करेंगे। और हाइट की बात करें तो हम लोग प्लांट में एग्जाम्पल ले रहे हैं कि देखिए प्लांट के बारे में हमने बात किया था, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें हार्मोन्स होते हैं। कैसे हार्मोन्स होते हैं? जो कि हाइट को कंट्रोल करते हैं। और भी तरीके के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन कुछ खास हार्मोन होते हैं जो कि क्या करते हैं? आपको ग्रोथ, यानी कि प्लांट के ग्रोथ को, हाइट को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो प्लांट हाइट है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? हार्मोन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा तो हाइट जल्दी जल्दी ज्यादा बढ़ेगा, हार्मोन कम निकलेगा प्लांट का हाइट उतना ग्रो नहीं करेगा। और यहां पर जो आपका प्लांट हार्मोन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्लांट हार्मोन बनेगा, कि उसको बनाने वाला प्रोसेस कैसा है। और ये बनाने वाले प्रोसेस के लिए क्या जिम्मेदार है? इंजाइम जिम्मेदार है। इंजाइम, इंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का हमारा कह सकते हैं कि आपको कंट्रोल करता है हार्मोन के प्रोडक्शन को। समझ गए? अब यहां पर बात है कि अगर इंजाइम ज्यादा होगा
तो आपका आपका हार्मोन भी ज़्यादा बनेगा, और हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो प्लांट का हाइट भी ग्रो करेगा ज़्यादा। समझ गए? और यहां पर कहें तो यहां पर इंजाइम जो है, वो इंजाइम में अगर मान लीजिए कि वैसा जीन जो कि इस एंजाइम को बना रहा है, वो अगर उसमें कुछ चेंज हो, उसमें कोई गड़बड़ी हो या फिर बहुत अच्छा वो हो, तो एंजाइम के प्रोडक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा, और एंजाइम के ऊपर फर्क पड़ेगा तो आपके हार्मोन के ऊपर फर्क पड़ेगा, हार्मोन के ऊपर फर्क पड़ेगा तो ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ेगा। और अगर एंजाइम अच्छी तरीके से काम करेगा तो हाइट ज़्यादा होगा, अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो आपका हाइट कम होगा। और इस तरीके से कहें तो जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो इसको एक बार मैं जरा सा रिवाइज करता हूं या फिर समराइज करता हूं। क्या हुआ? हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है? क्रोमोसोम में है हमारा डीएनए। डीएनए के एक खास हिस्से को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो कि एक खास प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन रखता है। अब यहां पर यह बात जो है, जो डीएनए है वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन से क्या होगा? एंजाइम होगा, एंजाइम होगा। और ये एंजाइम कितना निकलेगा, कितना प्रोड्यूस होगा, ये डीएनए के ऊपर निर्भर करता है, या फिर हम कह सकते हैं जीन के ऊपर निर्भर करता है, जो कि डीएनए का एक छोटा सा एक खास हिस्सा है। अब एंजाइम अगर कम या ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा? हार्मोन कम या ज्यादा होगा, और हार्मोन कम या ज्यादा होगा तो आपका बॉडी डिजाइन में चेंजेस आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों का हाइट जो है वो हार्मोन की वजह से कंट्रोल होता है। हम लोग के शरीर के बहुत सारे ग्रोथ जो होते हैं वो हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? एंजाइम कंट्रोल करता है। एंजाइम कम या ज्यादा कौन करेगा? आपको डीएनए में जो जीन में इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से एंजाइम कम या ज्यादा होगा, या फिर वो एफिशिएंट होगा। अगर जीन में इंफॉर्मेशन है कि भाई हाइट बहुत बढ़ाना है, तो क्या बोल, जीन ऐसा थोड़ी ना कि बॉडी को बोलेगा कि नहीं नहीं हाइट बढ़ा दो, नहीं। वो कैसे बोलेगा? एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ज्यादा एंजाइम होगा तो हार्मोन भी ज्यादा होगा, हार्मोन ज्यादा होगा तो बॉडी का हाइट भी बढ़ जाएगा। उसी तरीके से शरीर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसी तरीके से डीएनए के द्वारा, जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और इसी तरीके से आपका पूरा ये आपको काम करता है। ये जो एक्सप्रेशन है आपको ट्रेट्स के, ये इसी तरीके से काम करते हैं। अब यहां पर आगे देखें तो यह आगे कहता है, इफ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट, देन बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि अगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट सारा सही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई जो दोनों पेरेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर एक तरीके से होल्ड करते हैं, या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे कहता है कि वी हैव डिस्कस्ड दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर। इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, बोथ parents must be contributing a copy of the same gene. This means that each pea plant must have two sets of all gene, one inherited from each parent. This, if for this mechanism to work, each germ cell must have only one gene set. मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि भाई ये चीज तो हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी। पिछले चैप्टर में बात किया था कि भाई देखो जो दोनों पेरेंट्स से उनमें हम उनसे हमारा क्या आता है? डीएनए आता है, क्रोमोसोम आता है, इंफॉर्मेशन आता है, जो कि एक बेबी में आता है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि भाई देखो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि देखिए दोनों पेरेंट से इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसलिए जो दोनों पेरेंट से इंफॉर्मेशन आ रहा है उसमें एक चीज को लेकर, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर दो इंफॉर्मेशन है। यह चीज तो हमने पहले भी बात किया है कि फादर से भी आ रहा है और मदर से भी आ रहा है। और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे एक चीज होना चाहिए कि जो जर्म सेल है, यानी कि जो आपका स्पर्म है या फिर ओवम है, ह्यूमंस में क्या होता है? जर्म सेल, स्पर्म और ओवम होता है, उसमें क्या होना चाहिए? वन सेट होना चाहिए जीन का। ये तो हमने पहले ही बात किया है। कैसे बात किया है भैया? हमने तो बात किया था ना कि क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस प्रोसेस के जरिए क्या होता है? क्रोमोसोम का संख्या आधा हो जाता है। ह्यूमंस में पहले 46 होता है नॉर्मल सेल में, लेकिन जब मियोसिस से स्पर्म बनता है या फिर ओवा बनता है, उसमें 23 और 23
हो जाता है, 23-23 के पेयर हो जाते हैं, और जब ये आगे चलकर मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं तो 46 हो जाते हैं। मतलब कि सेम चीज को लेकर, यानी कि सेम ट्रेट या फिर सेम कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक इंफॉर्मेशन फादर से आएगा और एक इंफॉर्मेशन मदर से आएगा, और इस तरीके से जो बेबी होगा उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होगा, दो इंफॉर्मेशन होंगे, एक फादर से और एक मदर से। अब उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर। तो इस तरीके से क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो आपको सामने आता है या फिर छिप जाता है, और इंफॉर्मेशन दो आते हैं, कहां से, आपको पेरेंट से आते हैं। ये आप एक तरीके से समझ गए कि ये पूरा काम कैसे होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे यहां पर कहता है कि हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव। तो यहां पर तो हमने ये चीज बात कर लिया कि भाई मियोसिस प्रोसेस के जरिए। तो यहां पर कहता है कि प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड अ सिंगल होल सेट ऑफ जीएनए फ्रॉम ईच पेरेंट देन द एक्सपेरिमेंट इन फिगर कैन नॉट वर्क। मतलब कि अगर 46 क्रोमोसोम दोनों मदर फादर दोनों से आते तो ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा वो पॉसिबल नहीं था। और यहां पर हम ये एक तरीके से वही चीजें लिखी गई हैं जो मैंने आपको कह दिया। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर हाँ एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ कि यहाँ पर कहता है कि दिस इज बिकॉज द टू कैरेक्टरिस्टिक आर एंड वाई, यानी कि जो आपको ऊपर हमने देखा था ना, आर मतलब कि राउंड यानी कि जो सीड है उसका स्ट्रक्चर, और वाई मतलब येलो यानी कि वो कलर, ये दोनों आपको कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये आपको अलग अलग होते हैं, अलग अलग आते हैं पेरेंट से, उनके जो प्रोजेनी होता है उसमें। अब अलग अलग आते ही इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो जीन सेट है वो आपको डीएनए का हिस्सा होता है। लेकिन यहां पर जब आपका इंफॉर्मेशन आता है, जो आपका सेल बनता है मायोसिस के जरिए, यानी कि जो जर्म सेल बनता है स्पर्म और ओवम, इसमें जब आपका डीएनए आता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो वहां पर डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड के रूप में नहीं आता है, सिंगल लॉन्ग थ्रेड के रूप में नहीं आता है, बल्कि क्या होता है, बल्कि छोटे छोटे सेक्शंस में आता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, जीन सेट कहते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने यहां पर जीन सेट कह दिया, उसको जीन सेट नहीं कहा जा रहा है, वो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। जीन सेट जो है ना, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है क्रोमोसोम, यानी कि जो आपका डीएनए जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, सेगमेंट में होता है, और ये आपको सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेज होते हैं जो कि आपका क्रोमोसोम होता है। जैसे कि यहां पर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो 46 टोटल आपके क्रोमोसोम हैं ह्यूमंस के, उनको देख सकते हैं, और इनमें देख रहे हैं कि 46 कैसे हैं, 23 पेयर्स में, और ये आपको अलग अलग हैं, और ये पूरा क्या है, पूरा आपका डीएनए है। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करें तो आगे यहां पर कहता है कि दस ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, 1 ईच फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट, यानी कि हर एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी होगा, एक आपको मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर एंड दीज मे बी इधर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, यानी कि जब आपका जर्म सेल बनेगा, जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपको 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर ये मान लीजिए जिस आदमी का है, जिस इंसान का भी आपका डीएनए है, क्रोमोसोम है, टोटल क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जब इसमें से आपका स्पर्म या फिर ओवम बनेगा तो हर एक पेयर में से एक एक उठाएगा। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 हैं, यहां पर 2 हैं, लेकिन जो स्पर्म होगा ना वो इन 2 में से एक उठाएगा, इन 2 में से एक उठाएगा, इसमें से एक उठाएगा, इसमें से भी एक लेगा, और वो इन दोनों में से कोई भी रैंडमली ले सकता है। समझ गए? तो इस तरीके से आपके जो स्पर्म है और ओवम है, यानी कि जो जर्म सेल होते हैं, उनका निर्माण होता है, और इस तरीके से आपको 46 से 23 होते हैं। ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ें तो आगे यही सारी बातें हैं। देखिए छोटी छोटी बातें, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, और यहां पर अगर आप एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी आपको मिलते हैं जो कि आपको चैप्टर को समझने में बहुत मदद भी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही आ गया कि जब 2 जर्म सेल कंबाइन करते हैं, वो फिर आपको क्रोमोसोम का नॉर्मल नंबर आपको अचीव कर लेते हैं, और इससे डीएनए का क्या होता है, स्पीसीज में आपको जो क्रोमोसोम का नंबर है वो स्टेबलाइज रहता है, बना हुआ रहता है, और ये आपको
जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, ये आपको जो मेंडल एक्सपेरिमेंट्स है उससे भी हमें प्रूफ होता है, पता चलता है। और ये आपको लगभग सभी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कैरी ऑन होता है। और दूसरी तरीके से हम कहें तो जो कि एसेक्सुअल है उनमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये एक तरीके से हो गई चीज़ें। अब यहाँ पर आपको बात करें तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला व्हाट इज जेनेटिक्स, जीन क्या होते हैं। जीन क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं ये भी आपको बता चुका हूं मैं, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आगे यहां पर बात करें, यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, ट्रेट आया लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो भाई क्या करना है आपको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल दे दीजिएगा, वहां पर बता दीजिएगा कि क्या हुआ, कि देखिए यहां पर जो हमारा ये क्रॉस हुआ जिसमें कि जो प्लांट है वो टॉल है और शॉर्ट है, इसमें यहां पर जो F1 जनरेशन है इसमें कि ड्वार्फनेस का इंफॉर्मेशन आया लेकिन वो क्या हुआ, एक्सप्रेस नहीं हुआ। आप F2 जनरेशन भी बना दीजिए कि यहां पर देखिए जो ये आपको दो हैं इनमें क्या हुआ, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है ड्वार्फनेस। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर होता है जो कि आता है किसी भी प्रोजेनी में लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा तो यहां पर इस तरीके से लिख देगा। ठीक है, अब यहां पर आगे यहां पर देखें तो आगे क्या कहता है, हाउ डू मेंटल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आप जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है यानी कि जो दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराया था उसको एक्सप्लेन करके आप लिखिएगा कि यहां पर क्या हुआ कि जैसे ये प्लांट जो था एक टॉल था, राउंड था, एक शॉर्ट था, रिंकल्ड था। जब इनको हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में तो हमें उतना कुछ अंतर देखने को मिला, डोमिनेंट कैरेक्टर्स देखने को मिले, लेकिन जब हम F2 जनरेशन में पहुंचे तो ये कैरेक्टर्स जो थे ये काफी एक तरीके से बदल चुके थे और हमें क्या देखने को मिला कि जो आपका राउंड कैरेक्टर है वो टॉल के साथ या फिर शॉर्ट के साथ हो गया, यहां पर आपका रिंकल्ड जो है वो ग्रीन या फिर येलो किसी के साथ हो गया, यहां पर कुछ भी हो गया, मतलब कि आपस में इंटरमिक्स हो गए। ये कब पॉसिबल है, पॉसिबल है जब ये दोनों इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है आपके जो प्रोजेनी होता है उसमें, यानी जो संतान बनने वाला है वो संतान में कौन सा सेक्स होगा, वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये कैसे तय होता है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर पूछता है, वी हैव डिस्कस्ड द आइडिया दैट टू सेक्सेस पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। हाउ इज सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड, यानी कि जो नया बच्चा जन्म लेने वाला है उस वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे तय होता है। तो यहां पर इसके लिए जो अलग अलग स्पेसीज हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ह्यूमंस की हम बात करेंगे लेकिन दूसरे स्पेसीज की बात की जा रही है। यहां पर कुछ आपके ऐसे स्पेसीज होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से तय करते हैं कि जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे कि अगर कुछ ऐसे रेप्टाइल हैं उनमें टेम्परेचर के हिसाब से जो एग है वो क्या होता है, वो या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है। कुछ ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि स्नेल जो होते हैं वो अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं, जब चाहे वो चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से बात करें तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेक्स जो है जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स में तो जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं इनमें जो सेक्स होता है ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, यानी कि जीन्स के हिसाब से ही, जो डीएनए है उसके हिसाब से ही तय होता है कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर दूसरी तरीके से बात करें, जो हमारे पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, डीएनए आ रहा है, उससे तय होगा कि बच्चा जन्म लेने वाला बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। अब यहां पर हमने एक चीज अभी तक बात की कि भाई देखो जो पेरेंट होते हैं, मदर और फादर होते हैं, उनसे जो क्रोमोसोम आता है, डीएनए आता है, वो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि दोनों जो होते हैं वो इक्वल चीज, एक ही चीज को लेकर सेम इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब कि सेम कैरेक्टरिस्टिक को लेकर दो अलग अलग इंफॉर्मेशन होते हैं। लेकिन जब हम इस चीज की बात करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फर्क इस प्रकार से आ जाता है कि ज्यादातर जो ह्यूमन क्रोमोसोम होते हैं वहां पर मैटरनल और पैटर्नल कॉपी होती है। मतलब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जितने भी क्रोमोसोम हैं इनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर सेम कैरेक्टरिस्टिक के दो कॉपीज हैं। समझ गए? मतलब कैसे? मतलब कि भाई मान लो कि ये हाइट वाला है तो हाइट
के लिए एक फादर से आया, एक मदर से आया। ये आपको हेयर का कलर का है तो एक फादर से आया, एक मदर से आया एग्जाम्पल में। तो 22 तक आप देखिएगा ना, तो 22 तक ये चीज चलता है। 22 तक क्या होता है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक का दो इंफॉर्मेशन आता है, एक फादर से और एक मदर से। लेकिन जो लास्ट वाला पेयर है, 23वां पेयर जो है ना, उसमें थोड़ा सा ये नियम लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? उसका रीजन ये है कि जो वुमेन होती हैं, यानी जो महिलाएं होती हैं, उनमें जो 6 क्रोमोसोम होता है वो परफेक्ट पेयर होता है। परफेक्ट पेयर मतलब कि यानी कि एक्स और एक्स का पेयर होता है, समझ गए। लेकिन यहां पर मेन की बात करें, जो लड़के होते हैं उनमें जो आपका 6 क्रोमोसोम होता है, सॉरी, ये जो 23वां क्रोमोसोम होता है, ये जो जिसको कि 6 क्रोमोसोम हम कहते हैं, ये आपको मिसमैच होता है। मिसमैच कहने का मतलब एक होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। अब ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये जो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको सिर्फ किस में मिलेगा? मेल में मिलेगा, फीमेल में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, महिलाएं क्या होती है? एक्स एक्स होती हैं, और जो मर्द होते हैं, लड़के होते हैं, वो क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। अब यहां पर बात है कि ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन का यहां पर देख सकते हैं कि देखिए, जब यहां पर मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट, लड़कों का मेल गैमेट बनेगा, तो वो मेल गैमेट में जो 23वां पेयर है, यानी कि जो 6 क्रोमोसोम है, उसमें या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। दोनों में से कोई एक आ सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है? दो में से एक। लेकिन जो फीमेल है उनमें है तो एक्स और एक्स, तो आके आएगा क्या? या तो एक्स आएगा या तो एक्स आएगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में एक्स ही आ रहा है। तो जब यहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, तो यहां पर क्या बनेंगे? 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगे। कौन कौन से पॉसिबिलिटीज? तो यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज जो ऊपर हमने देखा था वही है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से थोड़ा सा चार्ट बनाते हैं और इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहां पर देखें, तो यहां पर आपका मेल में क्या आ रहा है? एक्स और वाई आ रहा है। फीमेल में क्या आ रहा है? एक्स और एक्स आ रहा है, इस तरीके से। तो एक्स और एक्स बनेगा तो क्या होगा? एक्स एक्स होगा। और यहां पर भी एक्स और एक्स बनेगा तो एक्स एक्स। यहां पर एक्स और वाई होगा और यहां पर एक्स और वाई होगा। तो यहां पर इस तरीके से क्या होता है? 6 डिटरमाइन होता है। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आता है तो क्या होगा? जो डॉटर होगी, मतलब जो नया संतान बनेगा, वो क्या होगी? फीमेल। लेकिन अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है तो जो संतान होगा वो क्या होगा? मेल होगा। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम आएगा तो क्या होगा? मेल होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ह्यूमंस में सेक्स डिटरमिनेशन होता है, और ये एक तरीके से डिपेंड करता है किस पे? फादर के जीन पे। लेकिन अब यहां पर एक चीज आपको समझना है कि फादर के जीन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फादर अपनी मर्जी से कुछ भी चीज चेंज कर सकता है, नहीं, ये रैंडमली होता है। ये एक तरीके से कुछ भी हो सकता है एक्स आ जाए, हो सकता है वाई आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको जेनेटिक्स के द्वारा ये कंट्रोल होता है, मैनेज होता है। और यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि आधे जो संतान होंगे, मतलब दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी है आधे बॉयज होंगे और आधे क्या होंगे? आधे गर्ल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से आपका सेक्स डिटरमिनेशन होता है। आगे वही चीज छोटी मोटी बातें की गई हैं। और यहां पर अगर देखें तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह है। क्वेश्चन यहां पर एक ही एक तरीके से बनता है। यहां पर कहता है कि क्वेश्चन बताया, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? सिंपल आंसर है 46। पेयर में बात करें तो 23 पेयर होगा, टोटल 46 होंगे, ठीक है। आउट ऑफ दीज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 6 क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग? तो 6 क्रोमोसोम की बात करें तो आपको जो फादर होता है, यानी जो मेल होता है, उसमें एक्स और वाई होता है, फीमेल में एक्स और एक्स होता है, ठीक है। आगे यहां पर क्वेश्चन है कि द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट्स मे हैव considered responsible for it. Draw a flow chart showing determination of sex of newborn. यानी कि फ्लो चार्ट बनाना है आपको, इस तरीके से बनाना है। और मैंने जो चार्ट आपको दिखाया था वो भी आप बना सकते हैं, और इस तरीके से इमेज बनाकर अगर आप दिखाएंगे तो भी आपका एक तरीके से क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व है, उतना कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर ये तो हो गया, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद ये सारे जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, या फिर चैप्टर के लास्ट के जो क्वेश्चन है, उनके लिए मैं अलग से सॉल्यूशन का वीडियो बना दूंगा, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आ जाएगा। सारे वीडियो देख लीजिएगा, तैयारी आपकी जबरदस्त हो जाएगी। तो यहां पर बात करें तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाता है? इवोल्यूशन। भैया ये सिलेबस में नहीं है, यहीं तक हमारा सिलेबस था और यहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।